कल्पना कीजिए एक ऐसे फुटबॉल मैच की जहां रेफरी को नौकरी पर रखने और निकालने का अधिकार भी उन्हीं खिलाड़ियों के पास हो जो मैदान पर खेल रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ा ही अजीब मैच होगा। बिल्कुल, मतलब जरा सोचिए, क्या वो रेफरी कभी भी किसी ताकतवर खिलाड़ी को फाउल करने पर रेड कार्ड दिखा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा रेफरी कभी निष्पक्ष हो सकता है। सही कहा, वो खेल कभी निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय पुलिस व्यवस्था में जो सबसे बड़ा पद है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम डीजीपी कहते हैं, उसकी नियुक्ति का तरीका दशकों तक कुछ ऐसा ही रहा है। ये एक बहुत ही सटीक लेकिन काफी चिंताजनक तस्वीर है। देखिए, जब खेल के नियम तोड़ने वालों के पास ही अंपायर को चुनने की ताकत आ जाए ना, तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। बिल्कुल। और यही कारण है कि पुलिस बल के नेतृत्व को इस राजनीतिक नियंत्रण से आजाद करने की मांग वो लंबे समय से उठती रही है। तो हमारे पास आज जो स्रोत हैं, वे द न्यू मैंडेट फॉर स्टेट पुलिस लीडरशिप अपॉइंटमेंट के विस्तृत अंश हैं। और इस गहन चर्चा में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। राइट। हम देखेंगे कि कैसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, देश के सर्वोच्च न्यायालय और अटॉर्नी जनरल ने मिलकर एक ऐसा सख्त कानूनी ढांचा तैयार किया है जिसने राज्य सरकारों के इस मनमाने खेल पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सच में ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये पूरा प्रशासनिक टकराव किस बारे में है। देखिए, अगर हम इसे केवल कुछ नए नियमों या कह लें कि प्रशासनिक आदेशों के चश्मे से देखेंगे तो हम पूरी तस्वीर को मिस कर देंगे। अच्छा, तो फिर असल मुद्दा क्या है? असल में ये इस बात का संघर्ष है कि पुलिस बल की कमान आखिर किसके प्रति वफादार होनी चाहिए, संविधान के प्रति या फिर सत्ता में बैठे राजनीतिक आकाओं के प्रति। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। नई व्यवस्था का जो पूरा ढांचा है ना, वो उस राजनीतिक दांव पेच को जड़ से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो दांव पेच जिसके जरिए राज्य सरकारें अपने चहेते और कह सकते हैं सुविधाजनक अधिकारियों को कुर्सी पर बैठाती थीं। और ये मुद्दा हम सभी के लिए, मतलब आम जनता के लिए, इसलिए बेहद अहम है क्योंकि एक स्वतंत्र पुलिस प्रमुख का सीधा असर जमीनी स्तर पर न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। मैं सोच रही थी कि अगर पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी ही ये सोचकर फैसले ले रहा है कि मुख्यमंत्री या गृह मंत्री उससे खुश रहेंगे या नहीं, तो एक आम नागरिक निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे कर सकता है? सही बात है, वो कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में बैठे यूपीएससी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया ये बदलाव हमारे शहर और मोहल्ले के पुलिस स्टेशन के काम करने के तरीके को कैसे बदलता है। हाँ, और इसे गहराई से समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस पुरानी व्यवस्था की खामियों को देखना होगा। पुरानी व्यवस्था में क्या गड़बड़ थी? देखिए, पहले राज्य सरकारें पुलिस नेतृत्व की नियुक्ति को अपनी जागीर समझती थी। मतलब ये पूरी प्रक्रिया को इस तरह से घुमाती थी कि केंद्र सरकार या यूपीएससी के पास हस्तक्षेप करने का कोई मौका ही ना बचे। तो आइए उस पहले बड़े बदलाव की बात करते हैं जिसने राज्यों के इस एकाधिकार को तोड़ा है। स्रोतों में इसे 3 महीने का नियम या 3 मंथ रूल कहा गया है। राइट, 3 मंथ रूल। तो स्रोतों के अनुसार नई व्यवस्था में राज्यों को अब वर्तमान डीजीपी के रिटायर होने से कम 3 महीने पहले योग्य अधिकारियों की एक सूची यूपीएससी को भेजनी होगी। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन पहले क्या होता था? मतलब पुरानी व्यवस्था में राज्य सरकारें रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले या कभी-कभी तो रिटायरमेंट वाले दिन ही नाम भेजा करती थी। बिल्कुल, आखिरी दिन तक इंतजार करते थे वो। पर सवाल ये है कि आखिर वे ऐसा करते ही क्यों थे? आखिरी वक्त पर नाम भेजने से उन्हें क्या फायदा होता था? इसका सीधा सा कारण था अपना नियंत्रण बनाए रखना और किसी भी पारदर्शी जांच से बचना। वो कैसे? क्या है ना, जब आप बिल्कुल आखिरी वक्त पर नामों की सूची भेजते हैं तो यूपीएससी के पास उन अधिकारियों के ट्रैक रिकॉर्ड देखने का समय ही नहीं बचता। अच्छा। उनके खिलाफ चल रही किसी विभागीय जांच को देखना या उनकी योग्यताओं को ठीक से परखने का, इन सब के लिए वक्त ही कहाँ है? अगर आपने रिटायरमेंट वाले दिन लिस्ट भेजी है तो मतलब वो जानबूझकर ऐसा करते थे। 100% राज्य जानबूझकर ऐसा करते थे ताकि वे अपने पसंदीदा अधिकारी का नाम आगे बढ़ा सकें और यूपीएससी मजबूरी में या कह लें समय की कमी के कारण उसी नाम पर मोहर लगा दे।
ये एक तरह की सोची समझी प्रशासनिक घेराबंदी थी। अरे ये तो बिल्कुल उस छात्र की तरह हो गया जो यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट बिल्कुल डेडलाइन पे, मतलब रात के 11:59 बजे सबमिट करता है। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। ताकि प्रोफेसर को उसे ठीक से चेक करने का या उसमें गलतियां निकालने का समय ही न मिले। राज्य सरकारें इतने सालों से बस यही कर रही थीं। बिल्कुल, और इस नए नियम ने उस छात्र से ये आजादी छीन ली है। तो अब क्या होता है जब 3 महीने पहले लिस्ट जाती है? अब जब राज्य 3 महीने पहले सूची भेजते हैं तो यूपीएससी एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया का पालन करता है। वे केवल नाम नहीं देखते। अच्छा, तो वो और क्या-क्या चेक करते हैं? सबसे पहले तो वे अधिकारियों की वरिष्ठता देखते हैं, फिर उनकी एसीआर खंगालते हैं। एसीआर मतलब? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। जी हाँ, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इसके अलावा यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिकारी का विजिलेंस क्लियरेंस साफ हो, मतलब उन पे भ्रष्टाचार का कोई दाग ना हो। बिल्कुल। और ये सब बहुत बारीकी से चेक करने के बाद यूपीएससी केवल 3 सबसे योग्य अधिकारियों का एक पैनल बनाता है। सिर्फ 3 लोगों का? हाँ, सिर्फ 3 का। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार को अपना अगला डीजीपी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 3 नामों में से चुनना होगा। अपनी मर्जी से किसी चौथे को नहीं ला सकते। लेकिन एक बात बताइए, हाँ। अगर मैं एक चालाक राजनेता हूँ और मुझे पता है कि मेरा पसंदीदा अधिकारी यूपीएससी की इस सख्त छटनी में बाहर हो जाएगा, तो मैं इस 3 महीने के नियम को मानूंगी ही नहीं। अच्छा। मैं कह दूंगी कि हमारे पास कागज तैयार नहीं है या अभी कुछ अधिकारियों की फाइलें अधूरी हैं। मैं समय पर लिस्ट भेजूंगी ही नहीं। तब यूपीएससी क्या करेगा? देखिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अतीत में राज्य बिल्कुल यही करते थे। हाँ, मुझे भी यही लगा। और पहले के समय में यूपीएससी के पास इस तरह की देरी को माफ करने का अधिकार होता था। मतलब प्रशासनिक कामकाज को चालू रखने के नाम पर वे देरी से आई सूचियों को स्वीकार कर लेते थे। मतलब वो प्रोसेस को आगे बढ़ा देते थे। हाँ, वे प्रक्रिया पूरी कर देते थे। राजनेताओं को पता था कि अंततः यूपीएससी मान ही जाएगा। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, नए नियमों के तहत यूपीएससी से देरी को माफ करने का ये विशेषाधिकार पूरी तरह से छीन लिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अब यूपीएससी चाह कर भी उस देरी को नजरअंदाज नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। अगर कोई राज्य सरकार ये 3 महीने की समय सीमा चूक जाती है तो यूपीएससी अपनी तरफ से फाइल को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा सकता। प्रक्रिया वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो फिर राज्य सरकार को क्या करना होगा? अब पैनल बनवाने के लिए राज्य सरकार को सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। उन्हें वहां जाकर स्पष्ट अनुमति मांगनी होगी कि भाई हमसे देरी हो गई है। ओह, ये तो एक बहुत बड़ा जाल है ना? किसी भी राज्य सरकार या राजनेता के लिए सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर ये सफाई देना कि उन्होंने देश के सबसे बड़े पुलिस पद की नियुक्ति में लापरवाही क्यों की, मतलब ये कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल आसान नहीं है। वहां उन्हें बाकायदा हलफनामा देना होगा, और अगर कोर्ट को उनका बहाना झूठा लगा तो फटकार भी खानी पड़ेगी, और शायद कोई जुर्माना भी लग जाए। बिल्कुल, यही इस नियम की असली ताकत है। सुप्रीम कोर्ट जाने का डर अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटरेंट है। निवारक का काम करता है। हाँ, राज्य सरकारें अदालत की सख्ती से बचना चाहती हैं, इसलिए अब उनके पास समय पर सूची भेजने के अलावा कोई और कानूनी रास्ता नहीं बचा है। इसने समय पर काम करने की एक मजबूरी पैदा कर दी है। चलिए मान लेते हैं कि राज्यों ने समय पर सूची नहीं भेजी और वे सुप्रीम कोर्ट जाने से भी डर रहे हैं। ठीक है। लेकिन राजनीति में जहां नियम होते हैं वहां लोग अक्सर कोई ना कोई बचाव का रास्ता निकाल ही लेते हैं। ये तो है। तो क्या राज्य सरकारें पूरी प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए किसी अधिकारी को अस्थायी या कार्यवाहक रूप से नियुक्त कर सकती हैं? आपका मतलब है जब तक पक्का डीजीपी नहीं मिल जाता? हाँ, मतलब जब तक पक्का डीजीपी नहीं मिलता तब तक किसी को चार्ज दे दिया जाए, जैसे हम एक्टिंग डीजीपी कहते हैं। देखिए, यही वो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे नए ढांचे में पूरी तरह से कुचल दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कार्यवाहक डीजीपी यानी एक्टिंग डीजीपी जैसी किसी भी व्यवस्था को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा? जी, न्यायालय ने इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अगर आप स्रोतों को देखें तो उसमें ऐतिहासिक प्रकाश सिंह सुधारों का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। इन सुधारों के तहत कार्यवाहक डीजीपी जैसी किसी चीज का कोई कानूनी वजूद ही नहीं है। रुकिए, यहाँ मुझे लगता है कि ये नियम थोड़ा अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक कैसे? देखिए, किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में देखिए,
या किसी अन्य सरकारी विभाग में भी जब कोई बड़ा अधिकारी अचानक अपना पद छोड़ता है या रिटायर होता है तो किसी और को कार्यवाहक या एक्टिंग पद देना बहुत सामान्य बात है। अगर किसी कंपनी का सीईओ अचानक इस्तीफा दे दे तो बोर्ड तुरंत सीओओ को एक्टिंग सीईओ बना देता है ताकि कंपनी का काम न रुके। बिल्कुल, वहां तो ये होता है ना? अगर पद को खाली रखा जाए तो वो ज्यादा खतरनाक है। तो पुलिस बल में इसे इतनी सख्ती से क्यों प्रतिबंधित किया गया है? अगर कोई कुछ महीनों के लिए कार्यवाहक डीजीपी बन भी जाए तो इसमें इतना बड़ा नुकसान क्या है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है और इसका जवाब समझने के लिए ना हमें कॉर्पोरेट जगत और पुलिस बल के बीच के बुनियादी फर्क को समझना होगा। अच्छा, वो फर्क क्या है? देखिए, किसी कंपनी का कार्यवाहक सीईओ सिर्फ स्प्रेडशीट, मुनाफे और मीटिंग्स को मैनेज करता है, लेकिन पुलिस बल के पास राज्य की ओर से बल प्रयोग करने का अधिकार होता है। हम किसी की आजादी छीनने का और कानूनी कार्रवाई करने का एकाधिकार। बिल्कुल। जब कोई अधिकारी कार्यवाहक डीजीपी बनता है तो उसकी कुर्सी की कोई गारंटी नहीं होती, तो वो हमेशा दबाव में रहेगा। स्रोत में इसके लिए बहुत ही सटीक और कह सकते हैं चुभने वाले शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसमें लिखा है कि ऐसा अधिकारी पट्टे पर बंधा होता है या ऑन अ लीश होता है। उफ, पट्टे पर बंधे होना ये किसी भी शीर्ष अधिकारी के लिए बहुत ही अपमानजनक लेकिन डराने वाली स्थिति है। और दुर्भाग्य से ये भारत के कई राज्यों की वास्तविकता रही है। इसे इस तरह समझिए, एक कार्यवाहक डीजीपी को पता होता है कि उसकी नियुक्ति अस्थायी है, मतलब उसे कभी भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल। उसे मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के एक साधारण आदेश से बिना किसी नोटिस के रातों रात हटाया जा सकता है। बाप रे। अब कल्पना कीजिए कि राज्य में कोई बड़ा दंगा हो जाता है या सत्ताधारी दल के किसी बड़े नेता पर भ्रष्टाचार या हत्या का आरोप लगता है। राजनेता उस कार्यवाहक डीजीपी को फोन करके मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाते हैं। तो आप ही बताइए, क्या वो अधिकारी कानून का पालन करेगा या अपने राजनीतिक आका की बात मानेगा? मुझे लगता है कि अगर वो कानून का पालन करेगा तो उसे अगले ही दिन किसी लूप लाइन पोस्टिंग में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल सही। क्योंकि उसकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है, वो राजनेताओं के दबाव के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है। एक अस्थिर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कभी स्वतंत्र निर्णय ले ही नहीं सकता। इसीलिए इस पूरी चर्चा में प्रकाश सिंह सुधारो का बार बार उल्लेख आता है। हाँ, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं। हाँ, प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश और असम के पूर्व डीजीपी रहे हैं। हाँ, उन्होंने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। 1996 में? ये तो बहुत पुरानी बात है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था कि कैसे राजनेता तबादलों और अस्थायी नियुक्तियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो उस फैसले में ऐसा क्या था जिसने इस एक्टिंग डीजीपी वाले हथकंडे को अवैध बना दिया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक बार जब कोई अधिकारी डीजीपी के पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसे कम से कम 2 साल का सुरक्षित कार्यकाल मिलना ही चाहिए। अच्छा, फिक्स टेन्योर। हाँ, चाहे बीच में सरकार ही क्यों ना बदल जाए, उसे हटाया नहीं जा सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब किसी अधिकारी को ये पता होता है कि उसे आसानी से पद से नहीं हटाया जा सकता, तभी उसके भीतर राजनीतिक दबाव के खिलाफ खड़े होने का साहस आता है। मतलब कार्यवाहक डीजीपी का कॉन्सेप्ट असल में इसी 2 साल वाले नियम से बचने का तरीका था। बिल्कुल, वो पुलिस को राजनेताओं की मुट्ठी में रखने का एक गुप्त हथियार था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई या तो स्थायी डीजीपी बनाओ या फिर सुप्रीम कोर्ट आके जवाब दो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये समझना सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब बिना नौकरी की सुरक्षा के आप किसी अधिकारी से निष्पक्षता की उम्मीद कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि स्रोतों में आगे बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने नियम बना दिए, यूपीएससी ने प्रक्रिया भी तय कर दी, लेकिन राज्य सरकारें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अरे वो कहाँ हार मानने वाले थे। राज्य फिर भी प्रक्रिया को टालने के लिए नए और रचनात्मक बहाने खोज रहे थे और इसी प्रशासनिक गतिरोध को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए एक तीसरी बड़ी ताकत को मैदान में आना पड़ा। हाँ, भारत के अटॉर्नी जनरल। मैं कहूंगा कि इस पूरी कहानी का ये सबसे अहम और निर्णायक मोड़ है। नए नियम बनने के बाद भी राज्य सरकारें बार बार कुछ न कुछ तकनीकी अड़चनें पैदा कर रही थी। मतलब किस तरह की अड़चनें? जैसे कोई राज्य कह रहा था कि उनके पास 30 साल की सेवा पूरी कर चुके योग्य अधिकारियों की कमी है। अच्छा। कोई कह रहा था कि उनके पसंदीदा अधिकारी के खिलाफ एक पुरानी विभागीय जांच पेंडिंग है जिसे वे जल्दी ही बंद कर देंगे, इसलिए यूपीएससी थोड़ा इंतजार कर लें।
मतलब राज्य हर उस लूपहोल का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया लटक जाए। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि यूपीएससी तो खुद एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल है। तो अगर राज्य बहाने बना रहे थे तो यूपीएससी ने सीधे तौर पर उन बहानों को खारिज क्यों नहीं कर दिया? उन्हें देश के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार यानी अटॉर्नी जनरल के पास जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्योंकि यूपीएससी कोई अदालत नहीं है। अगर यूपीएससी अपनी मर्जी से राज्यों के बहानों को खारिज करता तो पता है क्या होता? क्या होता? राज्य सरकारें अगले ही दिन अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट में जाकर यूपीएससी के खिलाफ मुकदमा ठोक देती। ओह, तो मामला और लंबा खिंच जाता। बिल्कुल। इससे पूरी नियुक्ति प्रक्रिया सालों तक कानूनी पछड़ों में फंसी रहती। यूपीएससी को एक ऐसी ठोस कानूनी ढाल की जरूरत थी जिसे अदालत में चुनौती देना राज्यों के लिए लगभग असंभव हो। अच्छा, इसीलिए उन्होंने राय मांगी। हाँ, इसीलिए उन्होंने भारत के अटॉर्नी जनरल से एक औपचारिक कानूनी राय मांगी। और अटॉर्नी जनरल ने जो जवाब दिया उसने राज्यों के सारे रास्ते बंद कर दिए, राइट? एकदम सही। अटॉर्नी जनरल का निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट, सख्त और कानूनी रूप से बाध्यकारी था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राज्यों द्वारा की जा रही ये देरी और बहानेबाजी अत्यधिक और कानूनी रूप से अनुचित हैं। अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल हुए थे एक्सेसिव एंड लीगली अनजस्टिफाइड। ये काफी कड़े शब्द हैं। बहुत कड़े। ये कोई सामान्य राय नहीं थी। ये एक तरह से राज्यों की कार्यप्रणाली पर सीधा संवैधानिक प्रहार था। अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट कर दिया कि जो नियम बनाए गए हैं वे सुझाव नहीं हैं, वे पत्थर की लकीर हैं। अगर मैं इसे पहले वाली उपमा से जोड़कर देखूं तो ऐसा लगता है जैसे अटॉर्नी जनरल ने स्कूल के उस सख्त प्रिंसिपल की तरह काम किया। हाँ, बिल्कुल। जिन्होंने केवल छात्रों यानी राज्यों को ही नहीं डांटा, बल्कि उन्होंने यूपीएससी रूपी शिक्षकों को एक लिखित आदेश थमा दिया कि देखिए, अब से किसी भी हालत में कोई भी बहाना सुनकर लेट होमवर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाँ, सही बैठती है। और पता है, अटॉर्नी जनरल के इस दखल का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? क्या हुआ? अब यूपीएससी के हाथ सकारात्मक रूप से बंद कर दिए गए। अब अगर कोई राज्य कहता है कि अरे हमारे अधिकारी की फाइल अभी तैयार नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, तो यूपीएससी के अधिकारी सीधे अटॉर्नी जनरल की राय का हवाला दे सकते हैं। और वो कह सकते हैं कि हम इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो कहेंगे कि माफ कीजिए, हमारे पास इंतजार करने का कानूनी अधिकार ही नहीं है, हम आपकी फाइल खारिज कर रहे हैं। वाह! मतलब प्रशासनिक रूप से टालमटोल करके प्रक्रिया से बचने के राज्यों के सारे पिछले दरवाजे अब आधिकारिक तौर पर वेल्डिंग करके बंद कर दिए गए हैं। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो समझ आता है कि ये पूरी कवायद सिर्फ फाइलों को समय पर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पुलिस बल के प्रमुख को एक ऐसा सुरक्षा कवच पहनाने के बारे में है जो उन्हें राजनीतिक दबाव से पूरी तरह आजाद करे। और ये इसलिए भी बेहद जरूरी था क्योंकि पुलिस का मूल काम कानून का राज स्थापित करना है। बिल्कुल। न कि सत्ताधारी दल के राजनीतिक एजेंडे को लागू करना। देखिए, जब शीर्ष अधिकारी की नियुक्ति पारदर्शी और योग्यता पर आधारित होती है ना, तो इसका असर सिर्फ ऊपर नहीं रहता, इसका असर पूरे पुलिस विभाग के मनोबल पर पड़ता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इस ज्ञान का वास्तविक जीवन में उपयोग समझते हैं तो तस्वीर ज्यादा साफ होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक सुरक्षित डीजीपी का असर जमीनी स्तर पर कैसे दिखता है। मैं समझाता हूँ। जब डीजीपी सुरक्षित होता है तो वो अपने नीचे काम करने वाले आईजी, एसपी और यहाँ तक कि एक साधारण थाना प्रभारी, जिसे हम एसएचओ कहते हैं, उनको भी अवैध राजनीतिक दबाव से बचा सकता है। अच्छा, तो वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। होता है कि अगर वे ईमानदारी से अपना काम करेंगे और किसी नेता के गलत आदेश को मानने से इनकार करेंगे, तो उनका पुलिस प्रमुख उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्हें ट्रांसफर का डर नहीं होगा। बिल्कुल। उन्हें रातों रात किसी नक्सल प्रभावित या दूर दराज के इलाके में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मतलब निष्पक्षता हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। तो मतलब अगली बार जब भी समाचारों में ये खबर आए कि किसी राज्य में नए डीजीपी की नियुक्ति हो रही है या किसी राज्य और केंद्र के बीच नियुक्ति को लेकर टकराव चल रहा है, तो इस चर्चा के बाद हमारे लिए ये समझना बहुत आसान होगा कि उस एक नियुक्ति के पीछे कितनी गहरी कानूनी और संवैधानिक जंग लड़ी गई है। एकदम सही। यह महज एक सरकारी तबादला नहीं है, बल्कि यह राजनीति और कानून व्यवस्था के बीच खींची गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण दीवार है। और मैं कहूंगा कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें इस प्रक्रिया पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। कि भट्टी से तपकर निकलता है ना, वही समाज में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन देखिए, हर बड़ा बदलाव, हर बड़ा समाधान अपने साथ कुछ नए सवाल भी लेकर आता है। हाँ, ये तो है। आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। बताइए, क्या विचार है? ये नया नियम डीजीपी के चयन
और उनके कार्यकाल को तो पूरी तरह सुरक्षित कर देता है। राजनेताओं के हाथ से रिमोट कंट्रोल छीन लिया गया है। हाँ, वो तो छीन गया। लेकिन जरा सोचिए, लोकतंत्र में सत्ता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। जब किसी राज्य का शीर्ष पुलिस अधिकारी राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और उसे पता होता है कि कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री उसे आसानी से नहीं हटा सकता, तो क्या इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों और पुलिस नौकरशाही के बीच सत्ता का संतुलन